2019 में 15 साल की रायली क्रॉसमैन मॉर्गन काउंटी वेस्ट वर्जीनिया से अचानक गायब हो गई। उसकी फैमिली ने उसी वक्त उसकी कंप्लेंट लिखवाई क्योंकि रायली कभी भी लेट नहीं आती थी। वो दूसरे टीनेजर्स की तरह इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं थी। इस केस ने एक खौफनाक मोड़ लिया जब 8 दिन बाद उसकी बॉडी लोकल हाईवे पर रखे गए ट्रैश कैन से मिली। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट वो था जिसका काम उसे पालना और प्रोटेक्ट करना था। रायली मार्टिनबर्ग्स वेस्ट वर्जीनिया में 22 दिसंबर 2003 को पैदा हुई। ये जगह बहुत पुरसुकून थी और यहाँ क्राइम रेट भी बहुत लो था। वो अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करती थी और पूरी फैमिली बहुत खुश थी। उनकी खुशियाँ जल्द ही ख़त्म हो गईं जब उनके पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले ली। वो अपनी माँ के साथ रहते थे और अपने फादर को रेगुलरली देखने जाते। बच्चे और उनकी माँ शैंटेल बर्कले स्प्रिंग में शिफ्ट हो गए। उनके साथ शैंटेल का बॉयफ्रेंड भी शिफ्ट हुआ। रायली मासूम, क्रिएटिव और थोड़ी बहुत जिद्दी थी। उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे और अपनी सोशल लाइफ में भी वो बहुत एक्टिव रहती। इसके साथ वो 2018 की स्टार स्टूडेंट भी थी। वो एक हैप्पी यंग वुमन थी। उसकी लाइफ और बेहतर हो गई जब वो अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड हैडन लेसी से मिली। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे से मिलने लगीं। 7 मई 2019 मंगल का दिन दूसरे दिनों की तरह ही शुरू हुआ। रायली अपने स्कूल गई। 3 बजे के अराउंड वो वापस आई। उसकी मदर सोफे पर लेटी हुई थी। उसे पता था कि वो थक चुकी है क्योंकि वो 2 जॉब्स करती थी। पहले तो उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उसकी माँ काम के लिए लेट हो रही थी, इसलिए उसने आखिरकार उसे जगाया। शैंटेल अपने काम के लिए चली गई। रायली ने उसके बाद टाइम अपने भाइयों और ग्रैंड मदर के साथ गुजारा। उसका बॉयफ्रेंड हेडन उससे मिलने आया। उन दोनों की लड़ाई हो गई क्योंकि हेडन सुबह ट्रिप पे जा रहा था और रायली उसे किसी और लड़की के साथ फ्री होने से मना कर रही थी। कुछ टाइम बाद वो यहाँ से चला गया, लेकिन 11 बजे रायली ने उसे एक डिस्टर्बिंग मैसेज किया। उसने लिखा कि एंडी उसके रूम में है, इसलिए वो कुछ ना बोले क्योंकि वो सब कुछ सुन लेगा। 12 मिनट बाद उसने दूसरा मैसेज सेंड किया जो कि उसका फाइनल मैसेज था। इसमें उसने लिखा कि उसे डर लग रहा है। इसके बाद उसका फ़ोन खामोश हो गया। शैंटेल जब काम से वापस आई तो वो अपनी बेटी को देखने उसके रूम में नहीं गई। उसका ख्याल था कि वो सो रही होगी। सुबह उसकी माँ 7:15 पर उसके रूम में आई। रायली अपने रूम में नहीं थी। उसने सोचा कि वो हेडन से मिलने सुबह ही चली गई होगी क्योंकि आज उसका ट्रिप था। उसके रूम में हर एक चीज़ जगह पर थी, इसलिए उसकी माँ को कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था। शैंटेल ने यह नोट किया कि उसका पर्स, ग्लासेस और फोन चार्जर उधर ही पड़ा है। ये चीजें वो हमेशा अपने साथ लेकर जाती थी। इसके बावजूद भी उसकी माँ ने इन बातों पर ज्यादा नहीं सोचा। जब वो स्कूल से वापस नहीं आई तो उसकी ग्रैंड मदर उसके लिए परेशान होने लगी। उसकी मदर उसे कॉल्स पे कॉल्स करने लगी, लेकिन कोई आंसर नहीं कर रही थी। ये उनके लिए एक रेड फ्लैग था क्योंकि वो दूसरे टीनेजर्स की तरह नहीं थी। वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़की थी और हमेशा कॉल या टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड जल्दी करती थी। शैंटेल ने ये बात एंडी को बताई और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसकी माँ को अंदाजा हो चुका था कि शायद उसकी बेटी कल रात से गायब है क्योंकि वो कल रात उसके रूम में उसे देखने नहीं गई। अपनी बेटी को देखने के लिए वो बर्कले स्प्रिंग्स हाई स्कूल गई जो कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर था। उसे धचका तब लगा जब उसे पता चला कि रायली आज स्कूल नहीं आई। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि एंडी सोफे पर लेटा हुआ है। उसे कोई परवाह ही नहीं थी कि उसकी बेटी गुम हो गई है। इसके बाद उसने उसके बॉयफ्रेंड को कॉल की और उसने बताया कि उसने कल रात से रायली से कोई बात नहीं की।
शैंटेल ने जल्द ही 911 को कॉल करके अपनी मिसिंग डॉटर की रिपोर्ट लिखवाई। मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस ऐसे केसेस पर जल्द रिएक्ट नहीं करती क्योंकि टीन्स घर से भागते रहते हैं और 1-2 दिन बाद वो वापस आ जाते हैं। इस केस में उसके फादर, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने पुलिस को बताया कि वो कभी भी ऐसा नहीं करती। वो सिर्फ 15 साल की थी, इसलिए वो ड्राइव करके कहीं जा भी नहीं सकती थी। उन्हें लग रहा था कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट या कुछ बुरा हो गया है। पुलिस ने जल्द ही एक्शन लिया और उसके स्कूल की सराउंडिंग्स को चेक किया। वो फैमिली और फ्रेंड्स से इन्वेस्टिगेशन करने लगे ताकि वो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्हें दे सकें। उनमें से एक ने बताया कि वो घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो एंडी से डरती थी। एंडी ड्रग, असॉल्ट और वायलेंस का आदी था। उसकी क्राइम हिस्ट्री पुलिस के पास पहले से थी, इसलिए वो सबसे पहला प्राइम सस्पेक्ट था। उसने बताया कि उसने राइली को 9 या 10 बजे के करीब देखा था। उसे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं कि वो कब सोने गई, लेकिन 9:30 के पास ही वो उठकर अपने रूम में गई थी। इसके बाद उसने उसे नहीं देखा। सुबह 4 या 5 बजे उठकर वो अपने काम के लिए चला गया। You saw her Like 9, maybe 10ish. at night? Yeah. And what context was that? Oh, she was here at the house. She went to bed probably. Well, I don't know what time she went to bed, but she was. All the kids were in the room by like 9:30. 9:30. Did you see her leave in the morning? No, I left 4. I got up 4 o'clock in the morning. Left 5. Okay. Go to work. पुलिस जब उससे क्वेश्चंस कर रही थी तो वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव था और उनके तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर रहा था। पुलिस सारा एरिया सर्च कर रही थी। उन्हें और एक्सपीरियंस एजेंसीज की जरूरत थी, इसलिए FBI और ATF भी इस सर्च में शामिल हो गए। ऑफिसर्स ने शैंटेल को वो टेक्स्ट दिखाए जो राइली ने हेडन को पिछली रात भेजे थे। उसकी मां का कहना था कि शायद वो उसके रूम में उसे असॉल्ट करने गया हो। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। शायद वो कुछ न कुछ एंडी के बारे में जानती थी। एंडी से पुलिस ने कई बार इन्वेस्टिगेशन की और उसे वो टेक्स्ट भी दिखाए। उसका कहना था कि उसे नहीं पता कि राइली ने ऐसा क्यों किया। जब उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया, तब भी उसने बताया कि वो पूरी रात सो रहा था। दूसरी तरफ उसके फोन रिकॉर्ड्स कुछ और ही शो कर रहे थे। उसने रात के 2 बजे अपने दोस्त को कई मैसेजेस किए। कुछ टाइम बाद उसने ये बात मानी कि वो रात ड्रग्स बाय करने के लिए गया था। उसने बताया कि अपने काम पे जाने के बाद पूरा टाइम वो वहीं पर रहा था। Did you see Riley go upstairs at 9:30? Yeah, she went upstairs and I remember. We're here to talk about Riley. I don't know what they've told you, but I'll reiterate that. I don't care about your drug source yet. I don't care about what kind of drugs you're using. And we care about Riley. Yeah. Who did you get the drugs from? You understand what I'm telling you? I don't care about the drugs. I do not care about the drugs. What's more important, a drug dealer or Riley? Who did you get the drugs from? उसके कंस्ट्रक्शन ओनर ने बताया कि एंडी ने उससे 3 बड़े ट्रैश बैग्स लिए थे और उसे कहा कि वो किसी जगह को क्लीन कर रहा है। जब वो वापस अपने काम पर आया तो उसके शूलेसेस खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जल्दी में उसने कपड़े पहने हों। CCTV फुटेज में भी शो हुआ कि वो उस दिन अपना ग्रीन ट्रक लेके डिफरेंट साइट्स पर गया था। उसने इस बात को डिनाई किया कि वो इन जगहों पर नहीं गया, लेकिन जब उसे फुटेज दिखाई गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को मानने लगा कि वो वहां गया था। उसका कहना था कि वो ड्रग्स बाय करने के लिए ही उधर गया। उसने पुलिस से इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो खुद को किसी चीज में फंसाना नहीं चाहता। उसके दोस्त ने पुलिस को बताया कि उसके पास इतनी ड्रग थी कि उसे और बाय करने की जरूरत नहीं थी। Is there a reason in your mind that you would think that she would tell her boyfriend that she's afraid of you? No. Something going on that night and you don't get into any sort of argument? Nothing. Her last text to her boyfriend.
Andy's in here. I'm afraid. That's what it said. What if I told you that? Honestly, that's crazy. 100%. She lives in the same house you're in. Yes. Okay. Besides her boyfriend and mom, and her brothers, you probably have the most access to it. Yeah, okay, yeah. I mean, that's पुलिस ये बात जानती थी कि एंडी ने 4 से 5 घंटे ड्रग्स बाय करने की बजाय कुछ और ही काम किया है। वो ये जानते थे कि इन सब कामों का राइली के गायब होने के साथ कोई न कोई लिंक है। पुलिस को राइली के बेडरूम से उसका सलाइवा और डीएनए मिला। उन्हें पहले से ही शक था कि कहीं वो मर न गई हो। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स उसे ढूंढने की उम्मीद खो रहे थे। 8 दिन बाद जिस बात से वो खौफ खा रहे थे वो सच हो गई। पुलिस को एक यंग लड़की की बॉडी राइली के घर से 40 किलोमीटर दूर बड़े से ब्लैक ट्रैश बैग में लिपटी हुई मिली। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए उसी वक्त उसे आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके कपड़े और शूज़ ये जाहिर कर रहे थे कि वो राइली ही है। उन्होंने उसके पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई, लेकिन एंडी का रिएक्शन चेक करने के लिए उसे बताया। वो ये देखना चाहते थे कि ये न्यूज़ सुनकर वो क्या बोलेगा। उसका रिएक्शन था, क्या उन्हें पता चला कि किसने उसे मारा है? उसने ये भी कहा कि वो उम्मीद करता है कि ये बॉडी उसकी नहीं होगी। वो उसकी बेटी थी और वो उससे प्यार करता था। उस बॉडी को चीफ मेडिकल एग्जामिनर की तरफ भेज दिया गया। वहाँ डेंटल रिकॉर्ड से ये शो हुआ कि वो बॉडी राइली क्रॉसमैन की ही है। बॉडी की बुरी हालत होने की वजह से ये नहीं पता चला कि उसकी डेथ की एग्जैक्ट वजह क्या थी। एंडी को अरेस्ट कर लिया गया और उस पे मर्डर का चार्ज लगाया गया। पुलिस की ये थ्योरी थी कि इस रात वो उसके रूम में एंटर हुआ और पिल्लो से उसका गला दबाया। उसके पीछे रीज़न उसे असॉल्ट करना था। एंडी का ट्रायल 27 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ। इस सिचुएशन में ज़्यादातर मुजरिम अपनी गलती मानते हैं और अपनी सज़ा कम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन एंडी ने अपनी गलती नहीं मानी। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने तमाम एविडेंस कोर्ट में पेश किए। राइली की बॉडी से जो मड और स्क्रू मिला था वो एंडी के ट्रक के टूल से बिल्कुल मैच कर रहा था। अगले पूरे वीक के दौरान प्रोसिक्यूटर्स ने 120 एविडेंस पेश किए, जिसमें उसकी फुटेज भी शामिल थी। जज जब अपने फैसले पर पहुंची तो उसने एंडी को बताया कि अगर वो ये चाहता है कि पैरोल के लिए एलिजिबल हो तो 15 साल के लिए उसे एलिजिबल कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो अपनी गलती माने। अगर वो गलती नहीं मानता तो वो कभी भी पैरोल के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इस पर राइली के फादर का कहना था कि वो 15 साल की थी और हमेशा के लिए उनके पास से चली गई। वो काइंड और जेंटल लड़की थी और वो लोग एंडी पर रहम खा रहे हैं। उसे कोई भी परवाह नहीं थी कि ये दरिंदों की तरह उसके रूम में गया। उसका काम उसे प्रोटेक्ट करना था। तब रहम कहाँ गया जब ये उसे मार रहा था? तब रहम कहाँ गया जब वो इसकी बॉडी को ट्रैश कैन में डाल रहा था? 20 मिनट बाद जज ने उसे गिल्टी करार देकर उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया। उसे पैरोल के बगैर पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया गया। इस केस के आखिर में शैंटेल, इन्वेस्टिगेटर्स और ऑफिसर्स का ये कहना था कि वेस्ट वर्जीनिया के लॉ में सजाए मौत उसे होनी चाहिए थी। आपका इस सज़ा के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में शेयर कीजिएगा।